जय हिंद। स्वागत है आप सभी का द ललन टॉप क्लासेस में। यह क्लास है क्लास 10वीं के लिए एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 1 है, जो कि इसी तरह से बारी बारी हम क्लास 10वीं एवं 12वीं की किताबें पढ़ाएंगे इसी पर द ललन टॉप क्लासेस चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का यानी इस चैप्टर का जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो मेरे मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इक्यासी 028 77 854 854 81 028 77 854 इस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही मतलब इसको बारीकी से हम पढ़ेंगे। जैसे पहला उसका टॉपिक ही कौन सा टॉपिक है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें दो नए पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक मिनट, पेन का कलर चेंज करने लीजिए। हाँ ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए या एक से अधिक नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? जब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्या है? H2 हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन क्या है? प्लस ऑक्सीजन हो गया। किसका निर्माण करते हैं? जल का, यानी H2O का। यहाँ पर H2O का निर्माण कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुए? अभिकारक हुए, और जबकि H2O जल क्या हुआ? तो उत्पाद हुआ। और इसका एक गुण है जो कि यहाँ पर है, इसका गुण है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधि से उसे उलट नहीं किया जा सकता। अब रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती है? रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन, मतलब जैसे अवस्था में परिवर्तन, देखिए जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? गैस है। हाइड्रोजन गैस है, और जबकि ऑक्सीजन भी गैस है। और किसका निर्माण करते हैं? जल का, यानी H2O का निर्माण कर रहे हैं, यानी लिक्विड का निर्माण कर रहे हैं, द्रव का निर्माण कर रहे हैं। तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन, इस रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप पदार्थ के रंग में भी, यानी प्रोडक्ट के जो उत्पाद होता है उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। तापमान में परिवर्तन, तापमान भी घट बढ़ सकता है। गैसों का उत्सर्जन भी होता है। रासायनिक अभिक्रिया में गैसों का उत्सर्जन भी होता है। इन सारी चीज़ों को हम आगे चलकर करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप वाष्पीकरण होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्ध्वपातन होता है, आवेशन होता है, अपकेंद्रीकरण होता है, इत्यादि क्रियाएं शामिल होती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
हम लोग अब तीसरे पेज पे यानी फ्रंट पेज पहला था, मतलब दूसरे पेज को कर लिया, अब तीसरे पेज को करने जा रहे हैं। जैसे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है, जो हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है वो इस प्रकार है। देखिए, जैसे भोजन का पचना, भोजन का पचना अम्लीय माध्यम होता है। ये बिहार बोर्ड में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, जो कि बार बार पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जल्दी जल्दी रिकवर करें। श्वसन, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी है? भोजन का पचना, श्वसन हो जाएगा, लोहे पर जंग का लगना, दही का बनना। दही का बनना, अच्छा आप लोग ये बताइए, दही का बनना यानी दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है और दही किस क्रिया द्वारा बनता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दही के बनना कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन होती है। दही का बनना किण्वन अभिक्रिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हम लोग अब 4 पेज नंबर पर आ चुके हैं। अभिकारक, अभिकारक किसे कहते हैं? देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन को हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या हिस्सा लेते हैं, माने उसी को कहते हैं, भाग हिस्सा लेते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। इसको हमने पहले ही बता चुके हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। इस तरह से आप शॉर्ट को भी याद कर सकते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ उत्पाद कहलाता है। सबसे शॉर्ट है, आप लोग जैसे आपका जो मर्जी पर है वो याद कीजिए। जैसे ऐसे पदार्थों का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? जल का निर्माण कर रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं, जबकि जल उत्पाद है। जबकि जल क्या है? उत्पाद है। यह अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हम लोग अब 5वें पेज की तरफ पहुंच चुके हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? लो, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण का, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर क्वेश्चन जरूर पूछता है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया के परिभाषा के आधार पर हम रासायनिक समीकरण को याद कर सकते हैं। अब बोलेंगे कैसे? देखिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं तथा जो उत्पाद बनता है, जब उनके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में पढ़े थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, और जबकि रासायनिक समीकरण में लिखा जाएगा H2O प्लस H2O, मतलब इसके गुण को भी दर्शाया जाता है। जैसे H2 क्या है? गैस है, तो गैस को क्या लिखते हैं? गैस को G से सूचित किया जाता है। और ऑक्सीजन क्या है? गैस है, इसको भी G लिखेंगे। और H2O क्या है? जल है, यानी लिक्विड है, इसे L लिखेंगे शॉर्ट में। अब देखिए क्या कर रहा है इसमें, इसको भी हम लोग एक बार देख रहे हैं। रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। हाँ, देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा ही निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतिकारक सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था आप बोलेंगे क्या है? जो भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है, तो भौतिक अवस्था यही है, Gl, और यही भौतिक अवस्था है। जैसे देखिए, भौतिक अवस्था के मतलब दर्शाया जाता है कि वो पदार्थ हैं क्या, उसकी अवस्था को दर्शाया जाता है कि मतलब अवस्थाएं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है?
पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। इन्हीं अवस्थाओं को के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे ठोस, ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड, इसे क्या लिखते हैं? शॉर्ट में एस लिखते हैं। द्रव, द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिक्विड, इसे एल लिखते हैं। गैस, गैस को जी द्वारा सूचित किया जाता है। और ये जलीय विलयन को ए क्यू लिखा जाता है। तो यही है भौतिक अवस्था को जो दर्शाते हैं, भौतिक अवस्था यही दर्शाते हैं। ठोस, द्रव एवं गैस यही भौतिक अवस्था को दर्शाता है। मतलब कि साथ साथ रासायनिक समीकरण में जो उनके तत्व होते हैं, उनके प्रतिकारकों के साथ उनके भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 16 पेज को रिकवर करना है आज पूरा। अब देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संतुलित का मतलब होता है बराबर। संतुलित का मतलब बराबर। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना यानी रासायनिक समीकरण को जो है उसे बराबर करना। अब इसे संतुलित करना कैसे? संतुलित कैसे करते हैं आपको बता दे रहे हैं। कैसे पहचाना जाएगा कि रासायनिक समीकरण संतुलित हैं कि नहीं है? तो भाई रासायनिक समीकरण में संतुलित किसको करते हैं? संतुलित करते हैं, संतुलित मतलब कि जब अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं की संख्या बराबर हो जाती है तो वह अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। वह अभिक्रिया समीकरण संतुलित हो जाता है। रासायनिक समीकरण क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है जब अभिकारक और उत्पाद जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या जब अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए तब वह समीकरण संतुलित हो जाता है या संतुलित कहा जाता है। जैसे मुझे 1 मिनट इसको क्लियर कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए Fe क्या है? आयरन है। Fe की संख्या इसमें कितनी है? तो 1 है। Fe की संख्या कितनी है? 1 है। H2 की संख्या कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी? छोड़िए, हम इसको डब्बे के माध्यम से नहीं, हम लोग बाहर से ही बता दे रहे हैं। इसमें भी लिख सकते हैं मगर थोड़ा मार्कर है, टाइम लगेगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन 1। हम इस तरफ देखते हैं। Fe कितना है? 3 है। Fe 3 है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? तो 4 है। हाइड्रोजन कितना है? तो 2 ठो है। ये तो बराबर है हाइड्रोजन, जबकि Fe इसमें कितना है? 1 है और 3 है। और इसमें ऑक्सीजन 1 है और इसमें ऑक्सीजन 4 है। तो Fe इसमें मतलब कितनी कमी है? 3 की कमी, यानी 1 है 3 चाहिए। यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। जैसे ये भी हो गया 3 Fe हो गया। 1 मिनट। 3 Fe हो गया। इसमें कितने हो गए Fe? 3। इसको ये क्लियर हो गया। इसमें भी Fe 3 हो गया। इसमें क्या है? O4 है, यानी ऑक्सीजन की संख्या 4 है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो इसे बढ़ाने के लिए तत्वों के दाहिने तरफ नहीं बल्कि बाएं तरफ लिखिए। जब बाएं तरफ तत्व उपस्थित होता है, जब किसी तत्व के बाएं तरफ तत्व उपस्थित होता है तब संतुलित करने के लिए जो अंक लिखा जाता है वो बाएं तरफ ही लिखा जाता है। जैसे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4। इसमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 4। तो 4 दूनी 8, यानी H2O की संख्या कितनी बढ़कर हो गई? 4। ऑक्सीजन की संख्या तो 4 हो गई, ठीक है, कंप्लीट। ये दोनों कंप्लीट है, ये कंप्लीट है और ये पूरा कंप्लीट है। इसमें ये कंप्लीट है और इसमें O कंप्लीट है, यानी इसमें कौन बढ़ गया है? 4 दूनी 8। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई है? 8। और इसमें ऑक्सीजन नहीं, ओह सॉरी, हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 8। और इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? अभी 2 है। इसका मतलब यहाँ पर हमको 4 लिखना पड़ेगा, तभी तो 4 दूनी 8 होगा। और जब बराबर हो गए तो यही हो गया रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। 1 मिनट थोड़ा क्लियर कर ले, इसे हम पूरा विस्तार से लिख रहे हैं, रुक जाइए 1 मिनट। 3Fe + 4
H2O 3Fe+4H2O एरो H2O+4H4 हो गया इसका, यही संतुलित हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम लोग 7वें पेज की तरफ पहुंच चुके हैं। अगर इस चैप्टर का आप सभी को PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, यही है व्हाट्सएप नंबर। इसमें अगला टॉपिक है, यही टॉपिक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों आवश्यक है। मतलब रासायनिक जो समीकरण हैं उसे संतुलित करना आखिर क्यों आवश्यक है। तो यह ज्ञात होता है द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के द्वारा। किसके द्वारा? द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के द्वारा यह ज्ञात होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब कोई भी हो रासायनिक अभिक्रिया, उसमें द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। मतलब द्रव्यमान न ही बढ़ेगा और न ही घटेगा, मतलब जो है वहीं रहेगा। जैसे वहीं संतुलित बताए ना, वहीं है। जैसे द्रव्यमान का निर्माण होता है, जैसे द्रव्यमान का न ही निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। मतलब कि कोई पदार्थ, मतलब जो अभिकारक है, मान लें कि Fe है, अगर 3 kg है तो वह 3 kg रहेगा। मतलब जिसका Fe का जितना मान है वह उत्पाद में ही बदलेगी तो उसका मान वहीं रहेगा, उतना ही रहना चाहिए। इसलिए इसको संतुलित किया जाता है, मतलब कि बराबर नहीं रहे। ताकि अब निष्कर्ष क्या निकलता है इसके फलस्वरूप? द्रव्यमान का संरक्षण का नियम तो हो गया। ये देखिए, ये 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जबकि ये बार बार पूछा जाता है BSCB बोर्ड में। BSCB बोर्ड में, बिहार बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है, 2 नंबर में पूछ देता है। और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है द्रव्यमान संरक्षण नियम में किसका न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। मैंने किस सिद्धांत से, क्वेश्चन पूछता है किस सिद्धांत से, किस नियम से, किस सिद्धांत से द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। तो उसका राइट आंसर होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अब करते हैं निष्कर्ष। इसके फलस्वरूप निष्कर्ष क्या बदला। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। मतलब यही निष्कर्ष निकलता है। जैसे हम लोग संतुलित किए ना, वही संतुलित, मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं अभिकारक, उनके परमाणुओं की संख्या और जो उत्पाद बने उनके परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लग रहा हो। इस पेज पर हम करेंगे, पहुँच गए हम। देखिए 8वें पेज की तरफ हम पहुँच चुके हैं। 8वें पेज की तरफ हम पहुँच चुके हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हम जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, अब हम उनके प्रकारों को यहाँ पर पढ़ेंगे पूरे डिटेल से और पूरे बारीक से। जैसे इसमें पहला है रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार में पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ ही होता है, आप लोग बता दे रहे हैं, संयोजन का अर्थ होता है, क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। संयोजन का क्या अर्थ होता है? संयोजन का अर्थ ही होता है जुड़ना। यानी आप लोगों को यहीं पर समझ आया गया होगा कि इसमें पदार्थों का योग होता है। जैसे देखिए, इस अभिक्रिया में, अच्छा छोड़िए, हम बता रहे हैं अलग से। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए कोई दूसरा अभिकारक है और बी कोई दूसरा अभिकारक है, और उत्पाद का निर्माण किए सी, केवल एक, यानी 2 अभिकारक हैं और एक उत्पाद है। यानी पदार्थों के यहाँ क्या है? संयोजन हो रहा है, मतलब कि जुट रहा है पदार्थ। तो जुट कर एक पदार्थों का निर्माण होगा, तो यह कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा एक बार और बता दे रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया
जिसमें कोई पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यह उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं। जैसे कोयले का दहन, जब कोयले को दहन किया जाता है, कोयले का दहन, यह कार्बन है, यह O2 ऑक्सीजन है और यह बदल गया किसमें, जुड़कर CO2 में बदल गया। जल का निर्माण कैसे हुआ, 2H2O यह गैस है और O2 क्या है, भी है, यह भी गैस है और 2H2O क्या हो गया, लिक्विड हो गया। यह I नहीं है, यहाँ पर देखिए यह L है, क्या है, लिक्विड है, यह द्रव है, जल है। जल का निर्माण किया, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन से किसका निर्माण होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड में है। तो 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन से किसका निर्माण होता है, तो जल का निर्माण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इससे पीछे वाले में क्या पढ़ते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना और वियोजन का अर्थ होता है, क्या होता है वियोजन का अर्थ, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बिखरना। वियोजन का अर्थ होता है बिखरना यानी टूटना, बिखरना या टूटना, बिखरना या टूटना। वियोजन का अर्थ होता है बिखरना या टूटना होता है। वियोजन का अर्थ क्या होता है, बिखरना या टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा कैसे लिखेंगे, वैसे अभिकारक जो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाते हैं तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वैसे अभिकारक जो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें देखिए ये कोई एक पदार्थ है और यह टूटकर कितने भागों में बट रहा है, 2 भागों में विभाजित हो रहा है। यह उत्पाद है और यह अभिकारक है। वियोजन अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं। वियोजन अभिक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार से होती हैं, जैसे यही है तीनों प्रकार, उष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ये देखिए यही हमारा चैनल का लोगो है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में हमको बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ताकि इससे अगले वाले चैप्टर में भी हम कुछ बेहतरीन कर पाए और इसी तरह से आप लोगों को चैप्टर देते रहें। चलिए इन तीनों को हम अगले पेज में पूरे डिटेल से करेंगे, उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। चलिए हम पहुंच चुके हैं 10 नंबर पेज की तरफ। पहला इसमें क्या है, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर अश्मीय नहीं उष्मीय होगा, उष्मीय वियोजन होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे सुधार लीजिएगा आप लोग। उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, जब अभिकारक को ऊष्मा प्रदान की जाती है, जब, छोड़िए हम इसको शॉर्ट में बता रहे हैं आसान तरीके से, मतलब एक ही परिभाषा से आप लोग तीनों को याद कर सकते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को गर्म करने पर अर्थात ऊष्मा प्रदान करने पर वह एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। एक बार फिर बता दे रहे हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को गर्म करने पर, अभिकारक में ऊष्मा प्रदान करने पर वह बिखर कर, वह टूट कर जब 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाता है तब उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। और वैद्युत वियोजन किसे कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, वैद्युत वियोजन किसे कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने अणुओं में विभक्त हो जाते हैं, वह उत्पादों में बदल जाते हैं, तब उसे वैद्युतीय वियोजन कहते हैं या वैद्युत वियोजन कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में वैद्युत धारा प्रवाहित कर उसे उत्पादों में बदला जाता है, उसे वैद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और प्रकाशीय वियोजन क्या है, यानी प्रकाशीय वियोजन का मतलब प्रकाश के द्वारा विखंडित,
प्रकाश के द्वारा विखंडित। जैसे वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसे उत्पादों में बदला जाता है, तो वैसी अभिक्रियाएं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। कैसी? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे देखिए 2AgCl है, जैसे AgCl है, इसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag+Cl में बदला गया है। और इसका देखिए गुण है जो कि नीचे दिया हुआ है। इसे अभिक्रिया का उपयोग, रुक जाइए एक मिनट, इसे लिखा गया, सॉरी मिस्टेक हो गया। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हम लोग 11वें नंबर पेज की तरफ पहुंच चुके हैं। अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है, 2 प्रकार हमने कर लिया है, एक संयोजन अभिक्रिया, एक वियोजन अभिक्रिया। अब तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का अर्थ होता है विस्थापित। विस्थापन का अर्थ क्या होता है? विस्थापित होता है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? और इसका परिभाषा तो थोड़ा हमको जटिल लग रहा है, छोड़िए हम बता दें अपने से। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिकों से उस तत्व को विस्थापित कर देता है, तब विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी अधिक क्रियाशील तत्व, यानी जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व वाले यौगिक के विलयन से जब उस तत्व को विस्थापित कर देता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व के यौगिक से, जैसे उदाहरण के तौर पर हम इसे समझ सकते हैं, जैसे Fe क्या है? Fe एक कोई तत्व है, यानी लोहा है। Fe एक तत्व है और यह CuSO4 क्या है? यह कॉपर सल्फेट है, यानी कॉपर का यह क्या है? विलयन है। यानी देखिए यहाँ पर Aq लिखा गया है, यह Aq विलयन को दर्शाता है और S ठोस को दर्शाता है। Fe क्या है? Fe कोई तत्व है और CuSO4 एक कॉपर का विलयन है। अब देखिए अभिक्रिया के फलस्वरूप Fe Cu को विस्थापित कर दे रहा है, यानी Cu को हटा दे रहा है। जैसे Fe देखिए FeSO4 यानी Cu को हटा दिया और अपने खुद यहाँ पर जुड़ गया। Cu को हटा दिया और अपने खुद जुड़ गया और Cu को बाहर ढकेल दिया, यानी बाहर कर दिया। जैसे देखिए यहाँ पर पहले था कॉपर सल्फेट का विलयन, अब क्या हो गया? लोहे सल्फेट का विलयन हो गया और यह कॉपर बच गया, इधर क्या बचा था? पहले लोहा बचा था। यानी जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के यौगिक से उसके विलयन को विस्थापित कर देता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और एक अभिक्रिया का प्रकार होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो उसमें यौगिक ही अपने आयनों की अदला बदली करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। उसमें यौगिक का निर्माण होता है और इसमें यौगिक पदार्थ दोनों का निर्माण होता है। मतलब कि ये यौगिक का भी निर्माण हो गया नया और एक नया पदार्थ भी निकल गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इससे पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं, अगर हमारे चैनल के अबाउट पर जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का चौथा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का चौथा प्रकार कौन सा है? द्विविस्थापन। चलिए आप लोग इंस्टाग्राम के साथ भी हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल के अबाउट पर लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हो या ना हो, लेकिन चैनल का डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा।
द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। आपको पहले ही हम बताएं कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में यौगिकों का निर्माण होता है। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में केवल यौगिकों का निर्माण होता है, वह भी दो यौगिकों का निर्माण होता है। जबकि विस्थापन अभिक्रिया में यौगिक एवं तत्व दोनों का निर्माण होता है। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा कर पूछ सकता है कि वह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें तत्व तथा यौगिक दोनों का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विस्थापन अभिक्रिया। और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? दो नए यौगिकों का निर्माण होता है। इसमें देखिए, जैसे ये क्या है? यौगिक है Na2SO4 एक पहला यौगिक है, सोडियम सल्फेट है और इसमें दूसरा यौगिक है BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड है। अब देखिए यहाँ पर यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके ही नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे N2 को देखिए, N2 किसके साथ जुड़ जाएगा? अब Cl2 के साथ जुड़ जाएगा, N2Cl2 के साथ जुड़ जाएगा और Ba किसके साथ जुड़ जाएगा? SO4 के साथ जुड़ जाएगा। जैसे देखिए BaSO4 यहाँ पर कैसे जुड़ गया? BaSO4। अब सोडियम सल्फेट था, अब बेरियम सल्फेट हो गया। अब बेरियम क्लोराइड था, अब सोडियम क्लोराइड हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है? Cl बचा है। Cl किसके साथ जुड़ गया? Na के साथ जुड़ गया। Na के साथ जुड़ गया कौन? Cl जुड़ गया। यानी इसमें यौगिकों का निर्माण होता है। वैसी अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें तत्व का नहीं बल्कि यौगिकों का निर्माण होता है। तो उसका राइट आंसर कौन सा होगा? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होगा। ये आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और विस्थापन अभिक्रिया को भी क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में तत्व एवं यौगिक दोनों का निर्माण होता है और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में केवल यौगिक का निर्माण होता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में तत्व का निर्माण होता है और वियोजन अभिक्रिया में भी तत्व का निर्माण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। चलिए हम लोग पूरे इस चैप्टर को विस्तार से करते रहे। हाँ, टाइम तो लगा मगर पूरे निचोड़ से बता रहे हैं आपको, शायद ही ऐसे कोई बताएगा आपको। देखिए 5वां, उपचयन और अभिचयन अभिक्रिया। यह भी अभिक्रिया का ही प्रकार है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया बता रहे हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जोग होता है या तो हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा या तो हाइड्रोजन का जोग होगा तब उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन का जोग या हाइड्रोजन का ह्रास उपचयन अभिक्रिया, हाइड्रोजन का जोग या ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन अभिक्रिया। जैसे इसे हम उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए C यानी कार्बन, O2 ऑक्सीजन, CO2 का निर्माण कर रहा है। यानी O क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? जोग हो रहा है। C+O यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है और जुड़ कर किसका निर्माण करता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। CO2 का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हम श्वास लेते हैं, श्वास लेकर और जब छोड़ते हैं तो यही निकलता है, CO2 ही निकलता है। और रोटी फूलने में भी यही सहायक होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस होता है। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? ऑक्सीजन की वृद्धि यानी O2 क्या है? ऑक्सीजन का जोग हो रहा है। ऑक्सीजन का जोग कौन सा अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन का जोग उपचयन अभिक्रिया। अब देखिए अपचयन अभिक्रिया को समझते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर CuO यानी इसमें ऑक्सीजन पहले से ही जुड़ा हुआ है, कॉपर के साथ। अब इसमें क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन यानी H2 जुड़ रहा है। जैसे देखिए हाइड्रोजन का जोग हो रहा है, तो हाइड्रोजन का जोग होना कौन सा अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन का जोग होना
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जोग होना, हाइड्रोजन का जोग होना कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया होगी। हाइड्रोजन का जोग अपचयन अभिक्रिया होगी। तो जैसे इसमें देखिए हाइड्रोजन जो जुड़ रहा है, जब इस ऊष्मा प्रदान की जा रही है तो यह बदल रहा है किस में? Cu+H2O में बदल रहा है। लेकिन यह अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। और अब आप बोलेंगे कि नहीं, आप पहले बताए कि यही है, H2 जुड़ रहा है तो H2 हाइड्रोजन का जोग हो रहा है तब चयन अभिक्रिया ही होनी चाहिए, लेकिन नहीं। जानिए, समझ आ रहा है, बता रहे हैं। देखिए COO यानी ऑक्सीजन पहले से ही जुड़ा हुआ है और इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? ये विस्थापित कर रहा है, यानी ऑक्सीजन को खदेड़ भी रहा है। हाइड्रोजन तो जुड़ ही हो रहा है और ऑक्सीजन का ह्रास भी कर रहा है। यह दोनों कर रहा है, हाइड्रोजन का जोग भी कर रहा है और जैसे O तो पहले से जुड़ा हुआ है, यह क्या कर रहा है? H2 O2 को हटा रहा है, यहाँ से हटा रहा है, यह अपने में जोड़ रहा है, H2O का निर्माण कर रहा है, Cu+H2O का निर्माण कर रहा है। यानी ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास भी हो रहा है और हाइड्रोजन का जोग भी हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ह्रास। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ऑक्सीजन का, एक मिनट, ऑक्सीजन का ह्रास भी हो रहा है और हाइड्रोजन का जोग भी हो रहा है इसमें, यानी इसमें दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं। तब ये कौन सा अभिक्रिया है भाई? तब यह कौन सा अभिक्रिया कहलाती है? वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ हो। वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ हो तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। REDOX रेडॉक्स रिएक्शन, REACTION रेडॉक्स रिएक्शन, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया का, रिएक्शन माने अभिक्रिया होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इसमें आप लोग बताते रहिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर हमको नहीं समझ आया, आप लोगों को नहीं समझ आया, फिर से हम ऑब्जेक्टिव के तौर पर वहाँ पर बता देंगे जब ऑब्जेक्टिव इसका कराएंगे तो। चलिए, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के क्या प्रभाव पड़ते हैं? उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जोग या हाइड्रोजन का ह्रास, मतलब उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीजन का जब जोग होता है तो मतलब हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे देखिए संक्षारण के तौर पर हम समझ सकते हैं। संक्षारण के तौर पर, तो संक्षारण किसे कहते हैं? जब किसी धातु को आर्द्रता क्षेत्र में रख दिया जाता है तब उस पर एक विशेष प्रकार की परत चढ़ जाती है जिसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर किस रंग की परत चढ़ती है? तो भूरी रंग की परत चढ़ जाती है। यानी जब किसी धातु को आर्द्रता नम वायु के क्षेत्रों में रखा जाता है तो उस पर एक विशेष प्रकार की परत चढ़ जाती है जिसे संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना संक्षारण का ही उदाहरण है। लोहे पर किस रंग का जंग लगता है? लोहे पर तो भूरे रंग का जंग लगता है। लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ती है। और चांदी पर किस प्रकार की परत चढ़ती है? तो चांदी पर काली रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी पर काली रंग की परत चढ़ जाती है, जो कि ये संक्षारण का उदाहरण है। ये भी संक्षारण का उदाहरण है, ये भी संक्षारण और ये भी संक्षारण का उदाहरण है। तांबे पर किस प्रकार की परत चढ़ती है? तो हरे रंग की परत चढ़ती है। अब आप पढ़ते हैं विक्रगणिता। विक्रगणिता किसे कहते हैं? विक्रगणिता का परिभाषा हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। वसा तथा तेल से बने, वसा आप लोग समझते हैं किसे कहते हैं? वसा यानी फैट, चर्बी जिसे कहते हैं और इंग्लिश में फैक्ट कहते हैं। चर्बी उर्दू शब्द है और वसा हिंदी शब्द है। वसा युक्त यानी वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में
वसा से बने या तेल के द्वारा जो बने खाद्य पदार्थ होते हैं, जब वो वायु के संपर्क में आते हैं तो उसमें एक अरुचित स्वाद उत्पन्न होता है। किस किस प्रकार? तो उसमें एक अरुचित, यहाँ पर लिख लीजिए, अपने से जो बोल रहे हैं हम वही लिखिएगा। ये बहुत थोड़ा इसमें हार्ड वर्ड का कड़े शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हम जो बता रहे हैं उसे याद कीजिएगा। वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन अभिक्रिया के दौरान अरुचित स्वाद या गंध का उत्पन्न होना ही विक्रयजन्यता कहलाता है। वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थ जब वायु के संपर्क में आते हैं तो उसमें अरुचित स्वाद, मतलब कि खाने योग्य नहीं, जैसे भोजपुरी में इसे औरैया भी कहते हैं, मतलब कि खाना औरा गया है, तो उसको सब नकिया से सूंघ कर देखता है, कोई चीख कर देखता है। जैसे गर्मी के दिन में देखेंगे कि दाल बहुत जल्दी हो रहा जाता है, 5-6 घंटे बाद दाल एकदम पक्का फेंकने लायक हो जाता है। मतलब खाना खराब होता है। वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थ में अरुचित स्वाद का उत्पन्न होना ही विक्रयजन्यता होता है। यानी खाने को खराब होना ही विक्रयजन्यता कहलाता है। मुख्य तौर पर खाने को खराब होना ही, खाने को उपचयन अभिक्रिया के दौरान, एक शॉर्ट बता रहे हैं, यही इसी को याद कीजिएगा। खाने को उपचयन अभिक्रिया के दौरान खराब होना ही विक्रयजन्यता कहलाता है। खाने को उपचयन अभिक्रिया के दौरान खराब होना ही, ये अर्थात उसमें अरुचित स्वाद का उत्पन्न होना ही विक्रयजन्यता कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यही हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, 8108277854। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी क्लास कर पाए। हाँ, टाइम तो लिए हैं हम, टाइम तो बहुत हो गया है, मगर पूरे विस्तार से आपको बताते जा रहे हैं। अब देखिए पेज नंबर 15, समझ लीजिए कि लास्ट ही पेज है, या समझ लीजिए लास्ट ही पेज है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी तापमान के आधार पर हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देख रहे हैं। 2 प्रकार की, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, बता रहे हैं, सुनिए। वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तब उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए CH4 क्या है, गैस। CH4 को इंग्लिश CH4 का क्या नाम है, मीथेन। CH4 को क्या कहते हैं, मीथेन। क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड में है, मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4। O2 गैस है, CH4 और O2 मिलकर क्या बना रहा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहा है, तथा 2H2 यानी जल का निर्माण करता है। ये देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर G नहीं होगा, यहाँ पर G नहीं L होगा, बल्कि लिक्विड है। H2O क्या है, H2O जल का सूत्र है। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है। भारी जल का सूत्र D2O होता है, जबकि ये साधारण जल का सूत्र कौन सा होता है, H2O होता है। 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। तो यह लिक्विड होगा, यहाँ पर L होगा, G नहीं होगा, गलती से मिस्टेक हो गया। और प्लस ऊष्मा, यानी प्लस माने उत्पाद के, वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें देखिए इसमें ऊष्मा का उत्पादन हो रहा है, प्लस ऊष्मा भी इसमें बढ़ चुका है। अब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वैसी ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है उत्सर्जन, और मतलब कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और ऊष्माशोषी का अर्थ होता है ऊष्मा का शोषण। जैसे वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया बता रहे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे
ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में कौन अभिक्रिया आती है? वियोजन अभिक्रिया आती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया आती है? वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि वियोजन अभिक्रिया यानी वियोजन कराने के लिए ही ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे पहले हम इसे विस्तृत रूप से कर चुके हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं लास्ट पेज की तरफ। लास्ट पेज यही है कि उम्मीद करता हूँ कि आपको पाठ के सभी विषय नहीं हो, सभी प्रश्न समझ आए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि पाठ के सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो इन सभी का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कहाँ पर? चैनल के डिस्क्रिप्शन या चैनल के अबाउट पर जाइएगा। अबाउट पर वहाँ पर आपको सभी लिंक मिल जाएगा। आप लोग ऐसे ही वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, ऑब्जेक्टिव का पूरा निचोड़ कराएंगे, ऑब्जेक्टिव हल कर बताएंगे आपको कि क्या है ऑब्जेक्टिव। इस चैनल को 10वीं 12वीं वाले स्टूडेंट ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 10वीं 12वीं का इस पर बहुत ही ज़्यादा वीडियो अपलोड रहेगा। वैसे फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा फर्स्ट वीडियो कैसा है। धन्यवाद आप सभी को। हाँ, वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बस यही मेरी। चलिए अब वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं।